हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 2011 से लेकर के 2024 तक जो भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे हुए हैं यूपीएससी में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं विद सॉल्यूशन। ठीक, जिसमें हमने एंशिएंट और मेडवल हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। 2 पार्ट में ये वीडियो है। एंशिएंट और मेडवल हिस्ट्री की 2 पार्ट में है, जिसमें हमने पूरे क्वेश्चन 2011 से 2024 तक के डिस्कस कर लिए। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोशिश रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री की भी पीवाईक्यूज़ 2 से 3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। 2011 का क्वेश्चन पहले देखते हैं। ईयरली हम देखेंगे सॉल्यूशंस के साथ, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं 2011 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? टेंडेंसी फॉर इंक्रीज्ड लिटिगेशन वाज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provision? ये कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1793 में जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम आया था, उसके बाद जो ये लिटिगेशंस के नंबर्स थे वो इंक्रीज करते गए। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न पूछ रहा है। ये कह रहा है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम लाया, उसके बाद से लिटिगेशंस के नंबर इंक्रीज होते गए, मतलब कि केसेस वगैरह इंक्रीज होते गए। उसके पीछे का क्या रीज़न था? रीज़न देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मेकिंग जमींदार्स पोजीशन स्ट्रॉन्ग विज़ द रियॉर्ड, गलत, ऐसा नहीं था। मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एन ओवरलॉर्ड ऑफ, ये भी नहीं है। मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर इफिशिएंट, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर इसका डी होगा। देखो, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम लाया था, उसमें क्या था? उसमें कोर्ट फी वगैरह जो पहले हुआ करती थी, कि कोर्ट की जो फीस थी वो कोर्ट फीस वगैरह हटा दी गई थी। 1793 के बाद उसे हटा दी गई थी। ठीक है, ये रीज़न था कि लिटिगेशंस के नंबर बढ़ने लगे थे। अब कोई भी किसी भी पर्सन को कोर्ट में ले जा सकता था, क्योंकि कोर्ट फीस तो लगती नहीं थी। जब देखो, अभी भी आप देखते होंगे जहाँ पे फीस लगती है वहाँ पे लोग जाना कम पसंद करते हैं। ठीक है, और जहाँ पे फीस कम होती है या फीस नहीं लगती है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़, ज़्यादा लोग जाते हैं। तो यही चीज़ हुई थी 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम लाया था, उसमें कोर्ट फीस को हटा दिया था। ये रीज़न था कि लिटिगेशंस के नंबर इंक्रीज होने लगे थे। तो ऐसा इन तीनों में ऐसा कोई रीज़न दिया नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर डी होगा। देखो, डी दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखते हैं। रिफॉर्म्स हैड इंक्रीज द लिटिगेशन, रिफॉर्म की वजह से लिटिगेशंस इंक्रीज होने लगा। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम, मेन रीजन फॉर दिस वाज रिमूवल ऑफ कोर्ट फी। पीछे मैंने बताया ना क्या मेन रीजन था इसका, कि कोर्ट फीस को रिमूव कर दिया गया। एंड नाउ एवरीबडी को ड्रैग एनीबडी टू द कोर्ट्स। अब कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को कोर्ट में ले जा सकता था, फीस वगैरह लगती नहीं थी। तो नॉर्मली लोग, मतलब छोटी छोटी बात हुई बस कोर्ट में घसीट लिए। ठीक है, the extension to the right of appeal was also one of the main reason. Court fee were abolished by Cornwallis and lawyers were prescribed their fees. Court fees हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। लॉयर्स को एक पर्टिकुलर फीस प्रिस्क्राइब कर दिया गया कि आपको इतना फीस मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि क्लाइंट्स आएंगे वो आपको फीस देंगे। ठीक, यही रीज़न था कि लिटिगेशंस के नंबर बढ़ने लगे थे। समझ में आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जमींदारी सिस्टम शुरू किया था। कैसे? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 से। ठीक, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें था क्या? लैंड वेयर द जमींदार्स हैड प्रीवियसली बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज गिवन टू देम एज ओनरशिप। ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसमें क्या था? जो जमींदारी सिस्टम आई थी, कॉर्नवालिस ने 1793 में लाया था, उसमें क्या था? देखो, जो लैंड्स पहले हुआ करती थी जिस पे जमींदार्स का राइट था कि वो उस पर रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे, अब इसकी ओनरशिप किसको मिल गई? जमींदार्स को मिल गई। ठीक है, पहले जमींदार के पास इन लैंड का ओनरशिप नहीं था, बस इतना राइट था कि यहाँ से रेवेन्यू वगैरह जमींदार कलेक्ट किया करते थे। बट इस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट से क्या हुआ? इस लैंड की ओनरशिप जमींदार को दे दी गई। ठीक, द सेटलमेंट इज रिफर्ड टू एज जमींदारी सिस्टम सिंस इट वॉज मेड विद द जमींदार्स। जमींदारी सिस्टम क्यों कहा गया, जमींदारी सेटलमेंट क्यों कहा गया, ये बताया, क्योंकि जमींदार्स के लिए ये था। सिंस दे वर रिगार्डेड एज द सॉयल टिलर, द रियॉट्स वर मेड टिनेंट्स। अब समझ में आया? जैसे ये दे के दिया गया, इसकी ओनरशिप जमींदार्स के हाथ में। ठीक है, अब यहाँ पे जो
रियॉट्स थे, मतलब कि जो इसको बोते होते थे वो समझो सिर्फ एक रेंटर की तरह, टिनेंट्स की तरह रह गए। इसको रेंट पे लिए हैं, इस पे काम कर रहे हैं, ठीक। ओनरशिप तो जमींदार के पास चली गई। समझ में आया? जमींदारी सिस्टम में यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, होम चार्जेस formed an important part of the drain of wealth from India. Which of the following funds constituted home charges? ये कह रहा है भारत में जब कॉलोनियल रूल था, ठीक है, उसमें होम चार्ज जो था वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया से वेल्थ को ड्रेन करने में, ठीक। इंडिया से वेल्थ को ड्रेन करने में होम चार्ज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन कौन से फंड होम चार्ज के अंडर में थे? विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्ज? कौन कौन से फंड, मतलब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे दिया है, पूछ रहा है इनमें से कौन से फंड होम चार्ज के अंडर में आया करते थे। देखो सबसे पहले इसमें आप समझिए होम चार्ज का मतलब क्या होता है। होम चार्ज का मतलब क्या था? कॉलोनियल रूल में जो इंडियन ऑफिस था, इंडिया का ऑफिस जो कि लंदन में था, उसके फंड के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, इंडियन ऑफिस जो कि लंदन में था, तो इसको फंड के लिए जो भी पैसे वगैरह जाते थे वो कहाँ से जाते थे? इंडिया से, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट पैसे देती थी, यही था होम चार्ज। तो इससे ये हुआ ना कि वो ऑफिस है लंदन में, लोग वहाँ के, बट पैसे कहाँ से जा रहे हैं? इंडिया से। इससे ड्रेन होने लगा क्या? भारत का जो वेल्थ था वो ड्रेन होने लगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि होम चार्ज भारत के वेल्थ के ड्रेन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो होम चार्ज में क्या क्या इंक्लूड करता है, ये ध्यान दीजिए। इसको इरेज करते हैं, इसको सही से लिखते हैं, ठीक है। होम चार्ज में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूटेड था? होम चार्ज में 3 चीज कॉन्स्टिट्यूटेड था। क्या क्या? देखिए, पहला था फंडिंग फॉर ऑफिस, इंडियन ऑफिस इन लंदन, जो इंडियन ऑफिस लंदन में थे उनके फंडिंग के लिए, ठीक। दूसरा, फंड फॉर पेइंग सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्प्लॉयज वर्किंग इन इंडिया, वो ब्रिटिश एम्प्लॉयज जो कि इंडिया में वर्क करते थे, ब्रिटिश एम्प्लॉय जो कि इंडिया में वर्क करते थे, इनको जो पैसा मिलता था वो। और तीसरा, होम चार्जेस में ध्यान दीजिएगा, होम चार्जेस में 3 चीज इंक्लूडेड था। और तीसरा क्या था? फंड्स यूज्ड फॉर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बता रहे, 1 मिनट, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसे कि ट्रेन वगैरह बनाने में, ठीक है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता था वो कहाँ से? इंडियंस की तरफ से, इंडिया का पैसा था, वो इंडिया का वेल्थ था, ठीक। तो होम चार्जेस में ये 3 चीज़ इंक्लूडेड थे। अब देखो ऑफिस है लंदन में, लोग हैं वहाँ के, पैसा कहाँ जा रहा है? इंडिया से। ड्रेन हुआ ना। इंडिया में ब्रिटिश एम्प्लॉय हैं कहाँ के? ब्रिटिश के, ठीक है। तो ये भी पैसा जा रहा है ब्रिटेन को ही ना, ये भी ड्रेन हुआ। और थर्ड क्या है? एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ब्रिटेन की तरफ से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था वो भी कहाँ से होता था? इंडिया से ही। इसीलिए कहा जाता है कि होम चार्ज इंडिया के वेल्थ को ड्रेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इनमें से देखते हैं कौन कौन सा है। फंड यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन, सही है। अभी यहाँ हमने तीनों देख लिया, ठीक है, अब टिक करना है आपको बस। फंड्स यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज्ड इन इंडिया, ये भी सही है। थर्ड क्या? फंड्स यूज फॉर वेगिंग वॉर आउटसाइड इंडिया बाय ब्रिटिशर्स, नहीं, इसके लिए नहीं था। तो थर्ड यहाँ से एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट सेकेंड, मतलब आंसर हमारा बी हो गया। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, फंड्स यूज टू सपोर्ट द इंडियन ऑफिस इन लंदन, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, फंड्स यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज्ड इन इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फंड कलेक्टेड एज होम चार्ज वर नेवर यूज्ड फॉर वेजिंग वॉर आउटसाइड इंडिया बाय ब्रिटिश, ठीक। समझ में आया? अब देखो दादा भाई नारोजी ने एक अपनी बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दी थी और वो ये सारी चीज़ों को मेंशन किए थे, ठीक है, कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया के वेल्थ को ड्रेन किए, ठीक है, होम चार्ज के थ्रू कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के वेल्थ को ड्रेन किया। तो अब आपको समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना, कि कैसे होम चार्ज कॉलोनियल टाइम पे होम चार्ज इंडिया का इंडिया का वेल्थ ड्रेन किया, ठीक है, कैसे वो होम चार्ज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना इंडिया के वेल्थ को ड्रेन करने में, ठीक। कौन कौन से चार्जेस इंक्लूडेड थे होम चार्ज में? 3 थे जो हमने डिस्कस कर लिए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये क्या कह रहा है?
What was the purpose for which Sir William Wedderburn and W.S. Canning had set up Indian Parliamentary Committee in 1893? ये कह रहा है कि 1893 में जो इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप की गई थी किसके द्वारा? सर विलियम वेडबर्न और W.S. कैनी के द्वारा। उसका पर्पस क्या था, मतलब वो कमेटी क्यों बनाई गई थी? तो वो कमेटी हाउस ऑफ कॉमन में इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म को लाने के लिए बनाई गई थी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा 1893 में जो इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी किसके द्वारा, ये भी ध्यान दीजिएगा, सर विलियम वेडबर्न और W.S. कैनी के द्वारा। वो किस लिए बनी थी? जिससे हाउस ऑफ कॉमन में इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म को का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया जा सके। देखो, ठीक है। टुगेदर विद दादा भाई नारोजी एंड अदर सपोर्टर्स ऑफ इंडिया, मतलब कि दादा भाई नारोजी का पूरा सपोर्ट था और भी इंडियंस के सपोर्ट से सर विलियम वेडबर्न और W.S. कैनी ने इस्टेब्लिश किया क्या? इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी। कब? 1893 में। The Indian Parliamentary Committee's mission is to lobby the House of Commons for political reforms in India। समझ में है? ये सर विलियम वेडबर्न के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग देखिएगा। ये INC के प्रेसिडेंट वगैरह रह चुके, कब इंडिया में आए, क्या क्या इन्होंने किया, ये सारी चीज़ें, ये एडिशनल है। ठीक, तो इतना समझ में आया ना कि 1893 में जो इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी किसके द्वारा? सर विलियम वेडबर्न और W.S. कैनी के द्वारा। उनका क्या मेन एम था? जिससे वो हाउस ऑफ कॉमन में इंडिया का पॉलिटिकल रिफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको ले आ सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है? Which amongst the following provided a common factor for tribal insurrection in India in 19th century? हमें पता है कि इंडिया में 19th सेंचुरी में बहुत सारे ट्राइबल इंसरेक्शन हुए, बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर बताना है ट्राइबल रिवॉल्ट क्यों हुआ था उसके बारे में। देखते हैं क्या क्या दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, नहीं ऐसा नहीं था। इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन रिलीजियस मिशनरीज इन ट्राइबल एरियाज, ये भी नहीं था। राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड रेवेन्यू फार्मर्स एज मिडलमैन इन ट्राइबल एरिया, ये सब था, बट मेन और कॉमन फैक्टर्स नहीं थे। कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़, ये होगा। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बहुत, मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर में बहुत सारे डिसरप्शंस हुए थे। ठीक है, बार बार इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हुआ था ब्रिटिशर्स का। ये रीज़न था कि 19th सेंचुरी में ट्राइबल इंसरेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था। देखिए, कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। एसेंस ऑफ ट्राइबल लाइफ, ट्राइबल लाइफ का मेन काम क्या था उस टाइम पे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हंटिंग, फिशिंग, यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, इन सब में बहुत ज़्यादा डिसरप्शन, कॉलोनियल रूल का बहुत ज़्यादा डिसरप्शन था। ठीक है, कौन ये कुछ मेजर ट्राइबल मोमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कोल रिबिलियन 1832 में, संथल रिबिलियन 1855-56, मुंडा रिबिलियन 1899-1900। ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ नाम है ये इंपॉर्टेंट ट्राइबल मोमेंट्स के। क्यों हुआ था ये पता ही चल गया, क्योंकि जो उनका जो मेन काम था, जो एसेंस था ट्राइबल लाइफ का, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हंटिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस को यूज़ करना, उसमें कॉलोनियल रूल का कॉन्टिन्यूअस डिसरप्शन हुआ करता था। ठीक, ये रीज़न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है? व्हाट वाज द रीज़न फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ पीजेंट ऑफ खेड़ा? ये कह रहा है, देखो आप लोग को पता है कि जब महात्मा गांधी इंडिया में आए थे तो उन्होंने जो खेड़ा में पीजेंट हैं उनके साथ मिलकर के सत्याग्रह मूवमेंट किया था। तो ये रीज़न पूछा है, क्यों, आखिर क्या रीज़न था महात्मा गांधी ने खेड़ा के पीजेंट्स के साथ मिल करके सत्याग्रह मूवमेंट को क्यों ऑर्गेनाइज किया? स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इनमें से क्या रीज़न था। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ ड्रॉट। हाँ, देखो खेड़ा में पीजेंट क्या कर रहे थे? पहले था कि जो फार्मर्स वगैरह हैं वो रेंट देंगे, रेवेन्यू देंगे। ठीक है, बट उस साल क्या हुआ, सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया। उसके बाद भी जो उनकी रेवेन्यू रेंट था उसको डिक्रीज़ नहीं किया गया। जितना पहले सरकार लेती थी उतना, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जितना पहले लिया करती थी उतना ही डिमांड कर रही थी। इस रीज़न की वजह से खेड़ा में पीजेंट्स और साथ में महात्मा गांधी मिल करके सत्याग्रह मूवमेंट किए, जिससे कि उनका जो रेवेन्यू वगैरह है उसको कम लिया जाए। ठीक है, जितना रेवेन्यू पहले लिया जा रहा था उससे कम किया जाए, क्योंकि उस साल सूखा भी पड़ा हुआ था। तो एडमिनिस्ट्रेशन
डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है उसको कम नहीं कर रही थी, इस रीज़न की वजह से खेड़ा में पीजेंट्स और महात्मा गांधी मिलकर के क्या किए, सत्याग्रह मूवमेंट किए। ठीक, तो फर्स्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात। गलत है, परमानेंट सेटलमेंट तो वहाँ आया ही नहीं था। गुजरात तो ये एरिया है ना, परमानेंट सेटलमेंट तो इधर ही था। ठीक, यहाँ पे नहीं आया था, सेकंड हो ही नहीं सकता, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसको कहते हैं। ठीक, क्रॉप फेल्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात बिकॉज ऑफ ड्रॉट। उस साल क्या हुआ था, सूखे के कारण खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्रॉप खराब हो गए थे। द yield was less than 1/4 of normal produces, so farmers were entitled to remission according to the revenue code, but the government demanded taxes and ordered seizure of property. गवर्नमेंट उतना ही रेवेन्यू मांग रही थी जितना वो हर साल मांगती है। ठीक है, था कितना, नॉर्मल प्रोड्यूस का 1/4 देना था, बट उस साल सूखे के कारण फसल पूरी खराब हो गई थी, बट फिर भी गवर्नमेंट उतना ही डिमांड कर रही थी। और गवर्नमेंट का ये भी था कि अगर आप उतना रेवेन्यू पेमेंट नहीं करते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर दीजिए, सीज कर दीजिए। ठीक, महात्मा गांधी आज द फार्मर्स नॉट टू पे द टैक्सेस एंड ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ पीजेंट। ठीक है, इसमें कौन कौन से लीडर्स थे ये ध्यान दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहन लाल पांड्या, नरहरि पारेख एक्सेट्रा। गवर्नमेंट फाइनली अग्रीड टू रिटर्न ऑल कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, reduces the increase in tax and suspended the tax for the year. फाइनली गवर्नमेंट, मतलब जब ये सत्याग्रह मूवमेंट हुआ उसके बाद गवर्नमेंट फाइनली क्या की, जिसकी प्रॉपर्टी उसने छीनी थी उनको रिटर्न की और उस साल के लिए टैक्स सस्पेंड कर दी। समझ में आया। स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा पहले था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1893 में। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, यूपी, जिसको उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, नॉर्दर्न कर्नाटका साइड में था। यही तो मैंने बोला, ये यहाँ पे था, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट था और ये बात यहाँ की हो रही है। ठीक है, इट वॉज नाइदर इंट्रोड्यूस्ड इन गुजरात। परमानेंट सेटलमेंट गुजरात में कभी इंट्रोड्यूस्ड ही नहीं हुआ था। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिकमेंडेड बाय नेहरू रिपोर्ट। ये कह रहा है, जैसे कि हमें पता है नेहरू रिपोर्ट आई थी। ठीक, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा रिकमेंडेशन नेहरू रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ था। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। समझ में आया, मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेहरू रिपोर्ट में इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन दिया गया था। तो ये देखते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, ये गलत। डोमिनियन स्टेटस की बात ये किए थे, डोमिनियन स्टेटस का डिमांड ये किए थे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की ही नहीं गई थी। इसीलिए ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नेहरू रिपोर्ट को अपोज किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी, वो नेहरू रिपोर्ट में नहीं था। ठीक, तो फर्स्ट नहीं होगा, यहाँ से आंसर क्लियरली मिल गया। सेकंड थर्ड, सेकंड क्या है, जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर माइनॉरिटीज़। हाँ, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी, मतलब कि फंडामेंटल राइट पीपल्स को मिलना चाहिए, उसका रिकमेंडेशन नेहरू रिपोर्ट में था। तो आंसर बी होगा, सेकंड एंड थर्ड। देखो, एज एन आंसर टू लॉर्ड बिरकनहेड चैलेंज, लॉर्ड बिरकनहेड को आंसर करने के लिए नेहरू रिपोर्ट लाया गया था। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इस कमेटी में कौन कौन थे, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष बोस, MS एनजी, मंगल सिंह, अली इमाम, शुहब कुरैशी और GR प्रधान। ठीक है, कौन कौन मेंबर्स थे, मोतीलाल नेहरू और ये सारे लोग। ध्यान दीजिएगा इनका नाम। क्या क्या रिकमेंडेशन माना गया था, डोमिनियन स्टेटस का, मैंने सबसे पहले बताया डोमिनियन स्टेटस का रिकमेंडेशन इसमें मांगा गया था। ठीक है, मतलब रिकमेंडेशन दिया गया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिजेक्ट करके ज्वाइंट इलेक्टोरेट का डिमांड किया गया था। तो सेकंड ऑप्शन यही है ना, ये देखो सेकंड क्या है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज। तो हाँ, ज्वाइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स एट द सेंटर एंड इन प्रोविंसेस। माइनॉरिटीज़ के लिए सीट्स का रिजर्वेशन का बात किया गया था, बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट कैंसिल कर दिया गया था। ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहेगा बट सीट्स का रिजर्वेशन रहेगा माइनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की डिमांड की गई थी। 19 फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, राइट टू फॉर्म यूनियन, राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट फॉर विमेन, यूनिवर्सल लिटिल फ्रेंचाइज एक्सेट्रा। ठीक है,
सेंटर और प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का डिमांड हुआ था। फुल प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, मतलब स्टेट और रिलीजन का कोई भी डिसोसिएशन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि स्टेट और रिलीजन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, अपना अपना काम करेंगे दोनों लोग, ठीक है, स्टेट भी और रिलीजन भी। कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक। द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड्स हैड एक्सेस टू बोथ नेहरू रिपोर्ट एंड साइमन कमीशन रिपोर्ट। नेहरू एंड सुभाष, ये ध्यान दीजिएगा, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये जो नेहरू रिपोर्ट था उसको रिजेक्ट किए और इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का सेटअप किया। इन्होंने जो नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, ये जो नेहरू रिपोर्ट था उसको प्रॉपरली पूरी तरीके से रिजेक्ट किए और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का सेटअप किए, क्योंकि ये डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि फुल स्टेटस ये चाहते थे। ठीक, समझ में आया नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशन मांगी गई, ये समझ में आया। कौन लाया नेहरू रिपोर्ट, क्यों आया, ब्रिकन हेड का चैलेंज जो था उसको आंसर करने के लिए नेहरू रिपोर्ट लाया गया, उसमें रिकमेंडेशन वगैरह आप लोगों ने देख लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। Which one of the following observation is not true about the Quit India movement of 1942? ये कह रहा है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन उसके बारे में गलत है, देखते हैं। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, सही है, वो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी, गलत, क्योंकि उस टाइम पे जो भी रिफॉर्मर्स वगैरह थे, जो मेन रिफॉर्मर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, वो जेल में थे। तो जब ये जेल में थे तो ये कहाँ से लेड करेंगे, महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को लेड नहीं किया था, ठीक है, तो हमारा आंसर बी होगा। इट वॉज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, सही है। इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल, ये भी सही है। तो हमारा आंसर यही, मतलब नॉट ट्रू पूछा ना, तो ये गलत होगा कि महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को लेड नहीं किया था। ये देखते हैं, देखो फर्स्ट करेक्ट है, मूवमेंट बेसिकली प्रमोटेड नॉन वायलेंट एंड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक। स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, क्यों, आइए देखते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ गांधी बाय अरेस्टिंग ऑल मेजर कांग्रेस लीडर्स। द वेरी नेक्स्ट डे गांधी, नेहरू, पटेल एक्सेट्रा वर ऑल बिहाइंड द बार्स। गांधी, नेहरू, पटेल ये सब जेल में थे, ठीक है। दिस लेफ्ट द मूवमेंट इन द हैंड ऑफ यंगर लीडर। अब जब जो मेन लीडर्स थे वो जेल में हो गए, ब्रिटिशर्स ने उन्हें जेल में कर दिया, जैसे कि गांधी, नेहरू, पटेल, इन सबको जेल में कर दिया, तो अब मूवमेंट किसके हाथ में आ गया, यंगर लीडर जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन सब के हाथ में चला गया। बिसाइड्स मेनी रीजनल लीडर्स ऑल्सो रोज अप टू लीड दिस मूवमेंट इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन्स। जब मेन लीडर्स चले गए तो मूवमेंट यंगर लीडर के हाथ में आ गया। इस मूवमेंट को किसने लेड किया, यंगर लीडर्स जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, एक स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन मूवमेंट था। डी भी करेक्ट है, क्विट इंडिया मूवमेंट डिड नॉट अट्रैक्ट लेबर क्लास इन जनरल। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज वेल नोन फॉर। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उषा मेहता का क्या रोल था, ये क्वेश्चन ये पूछा है। हमें पता है उषा मेहता ने क्या किया था, पीछे से अंडरग्राउंड सपोर्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका अंडरग्राउंड सपोर्ट था, ठीक है। देखते हैं, रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, यही होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये डायरेक्ट सामने से आकर के नहीं सपोर्ट की थी, पीछे से अंडरग्राउंड वे में इन्होंने कांग्रेस रेडियो, सीक्रेट कांग्रेस रेडियो रन किया था। देखो, उषा शर्मा स्टार्टेड एन अंडरग्राउंड रेडियो टू गिव फ्यूल टू द मूवमेंट। किस मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को। तो ध्यान दीजिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट को पीछे से जिसने सपोर्ट किया, अंडरग्राउंड सपोर्ट किसका था, उषा शर्मा का, ठीक है। हेंस शी वॉज वेल नोन फॉर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। बाकी सारे स्टेटमेंट्स गलत थे। स्टेटमेंट था क्या, ये देख लीजिए, पार्टिसिपेटिंग इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नहीं। रीज़न देखो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, ठीक है। इसमें इंडिया से सिर्फ एक वुमेन सरोजनी नायडू जी ने पार्टिसिपेट किया था। थर्ड क्या है, लीडिंग अ कंटिजेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, नहीं। असिस्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। शी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा, उषा शर्मा इंटरिम गवर्नमेंट की पार्ट नहीं थी, ठीक, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो 2011 में जितने भी क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे हुए थे उसे हमने कवर कर लिया। अब हम 2012 के क्वेश्चंस को देखते हैं विद सॉल्यूशन। चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू रैयतवाड़ी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज आर करेक्ट। रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आइए करके पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट। अच्छा एक मिनट, स्टेटमेंट पढ़ने से पहले पहले देख लीजिए रैयतवाड़ी सेटलमेंट होता क्या है। जैसा कि आपको पता है ब्रिटिशर्स के टाइम में रैयतवाड़ी सेटलमेंट आया था। कहाँ पे ये था, साउथ इंडिया, इस पोर्शन में क्या था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट था जिसको जमींदारी सिस्टम कहते हैं, और यहाँ पे महलवारी। ठीक, ब्रिटिश इंडिया का 51% जो एरिया था वहाँ पे रैयतवाड़ी सेटलमेंट लगता था। ठीक है, इसमें था क्या, जो यहाँ जमींदारी सिस्टम में क्या था कि ये लैंड, ये जमींदार को इसका पूरा राइट दे दिया गया था, और जो यहाँ पे वो थे फार्मर्स थे वो सिर्फ एज अ टीनेंट्स रह गए थे। ठीक है, बट रैयतवाड़ी सेटलमेंट में क्या था, ये जैसे छोटा छोटा लैंड था ये फार्मर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, फार्मर्स का डायरेक्ट ओनरशिप वगैरह का राइट फार्मर्स को मिल गया था, और फार्मर डायरेक्टली गवर्नमेंट को इसके रिस्पेक्ट में रेवेन्यू वगैरह दिया करते थे। ठीक, ये जो जमींदार थे कोई मेडिएटर इसमें नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे लगा था, अबाउट 51% ब्रिटिश इंडिया में ये रैयतवाड़ी सिस्टम रहता था। एग्जैक्टली था क्या कि जो लैंड था वो डायरेक्टली फार्मर्स के कंट्रोल में आ गया था, फार्मर्स का ओनरशिप उस लैंड पे था, और डायरेक्ट फार्मर गवर्नमेंट को रेवेन्यू वगैरह पेमेंट करते थे। अब देखते हैं स्टेटमेंट, रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट। हाँ ये सही है। गवर्नमेंट गिव पट्टास टू द रियोट्स। हाँ गवर्नमेंट डायरेक्टली ये फार्मर्स या रियोट्स को दिया करते थे। ठीक, सही है। लैंड वर सर्वेव्ड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड। ये चीज़ भी सही है, टैक्स लेने से पहले लैंड को अच्छे से रिव्यू किया जाता था, सर्वे किया जाता था लैंड का, कि मतलब वहाँ वो कितना उपजाऊ है, उस हिसाब से उस लैंड पर टैक्स लिया जाता था। ठीक है, समझ में आया रैयतवाड़ी सिस्टम, मतलब कि तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हमारा सी होगा। देखो सी आंसर समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिए। रैयतवाड़ी system was started by Thomas Munro and Alexander Reed. It was started in the Brahmal district. कहाँ पे हुआ था, देखो तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद कहाँ स्प्रेड हुआ, मद्रास, बॉम्बे, ईस्ट बंगाल, असम, कर्नाटका वाले एरिया में। ये इन लोगों का नाम याद रखिएगा, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, चलिए। It covered 51% of British India. Riots farmers were given the ownership and other rights pattas over the land and were required to pay revenue directly to the government. समझ में आ गया ना। तो फर्स्ट सेकंड ऐसे सही हुआ। थर्ड क्या है, रैयतवाड़ी सिस्टम इन्वॉल्व हाई टैक्स, 50% इन ड्राई लैंड एंड 60% इन वेट लैंड। ठीक है, स्ट्रिक्ट कलेक्शन होता था। जो ड्राई लैंड था उसका जो भी वो होता था, मतलब जितना फसल होता था उसका 50% एज अ टैक्स लिया जाता था, और वेटलैंड्स में 60% एज अ टैक्स लिया जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दे रखा है, मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई दादा भाई नारोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज दैट ही। ये दादा भाई नारोजी से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखा है। आगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट पूछा। ठीक है, दादा भाई नारोजी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, और वो इसमें से पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो पहला क्या है, एक्सपोज्ड इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश। सही है, दादा भाई नारोजी की एक बुक थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या दिया था, वेल्थ ड्रेन की थियरी दी थी। वेल्थ ड्रेन थियरी दी थी, मतलब कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया का वेल्थ ड्रेन किया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका क्या है, सही है। ठीक, आगे देखते हैं, इंटरप्रेटेड द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट एंड रीस्टोर्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियंस। नहीं, ये एंशियंट टेक्स्ट वगैरह को इंटरप्रेट नहीं किया था। ठीक, सेकंड नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, स्ट्रेस द नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ ऑल द सोशल इविल्स बिफोर
एनीथिंग एल्स नहीं। सोशल इविल्स को इरेडिकेट करने के लिए इतना स्ट्रेस वगैरह, मतलब इनका मेन फोकस सोशल इविल्स वगैरह पर नहीं था, ये नहीं होगा। ठीक, ऑल सोशल इविल्स ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आंसर हमारा ए होगा। देखो, दादा भाई नौरोजी की बुक थी कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी किताब? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अ propounded ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी एंड एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एक्सेट्रा इंटरप्रेटेड द एंशियंट टेक्स्ट एंड रिस्टोर्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियंस। मतलब ये जो एंशियंट टेक्स्ट वगैरह का इंटरप्रिटेशन था वो कौन किया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती एक्सेट्रा। इसमें दादा भाई नौरोजी का कोई भी रोल नहीं रहा है। ठीक, स्टेटमेंट थर्ड भी इनकरेक्ट है। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंगा, ये लोग थे कौन? सोशल रिफॉर्मर्स। ठीक है, दादा भाई नौरोजी सोशल रिफॉर्मर्स नहीं थे। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग, मतलब कि स्टेटमेंट दे रखा है। आगे क्या पूछा? विच ऑफ द अबव वॉज वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय इंग्लिश। ये कह रहा है, तीन स्टेटमेंट दे रखा। ठीक है, कह रहा है इनमें से कौन सा इंग्लिश के द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। आइए एक एक करके हम देखते हैं। ठीक, पहला क्या है? असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। गलत। इंग्लिश ने कभी भी सॉइल और क्रॉप्स को उनके नेचर पे उनके नेचर के बेसिस पे कभी रेवेन्यू लिया ही नहीं है। ब्रिटिशर्स को जैसे ही बंगाल बिहार उड़ीसा का मतलब इनको इन तीनों का वो मिला, पूरा कमांड मिला, ये डायरेक्टली क्या करने लगे? हाई रेवेन्यू लेने लगे थे। ठीक है, उनको इन सारी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था कि वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ की क्रॉप्स क्वालिटी कैसी है, मतलब कि वहाँ अच्छी खेती हो रही है या नहीं हो रही है, इससे कभी उनको मतलब था ही नहीं। तो इंग्लिश द्वारा ये नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। ठीक, दो स्टेटमेंट हो गया। थर्ड देखते हैं, यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन इन वारफेयर। देखो, ये भी गलत है, क्योंकि कैनन्स का यूज़ वारफेयर में, कैनन्स का यूज़ मेडुअल टाइम से होता आ रहा है। मतलब बहमानी किंगडम जब थी, बहमानी किंगडम, तब से ही वॉरफेयर में किंगडम सॉरी बहमानी किंगडम जब से है तब से ही वॉरफेयर में कैनन्स वगैरह का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन्स ऐसा नहीं है कि इंग्लिश इंडिया में लेकर के आए थे, तो ये भी गलत। हमारा आंसर यहाँ से क्लियरली हो रहा है डी, नन। थर्ड देख लेते हैं, कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, ये इंग्लिश इंडिया में लेकर के नहीं आए थे, बल्कि पोर्तुगीज़ टोबैको और रेड चिली का कल्टीवेशन इंडिया में लेकर के आए थे। तो मतलब कि ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, ये तीनों इंग्लिश द्वारा इंडिया में नहीं लाया गया था। देखते हैं, देखो डी, नन। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आफ्टर गेटिंग द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा इन 1765, मेजर एम ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वॉज टू इंक्रीज देयर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन. So its policies were aimed at getting maximum income from the land without caring of its consequences. मतलब कि ऐसा देखना नहीं था कि लैंड का क्या फर्टिलिटी वगैरह है, उससे उनको मतलब नहीं था, उनको सिर्फ रेवेन्यू, ओवरऑल रेवेन्यू से बस मतलब था। ठीक है, उन्हें हाई रेवेन्यू चाहिए था, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत हुआ। सेकंड भी इनकरेक्ट था। फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ आर्टिलरी इन इंडिया इज एट द बैटल ऑफ एडोनी इन 1368 इन डेक्कन्स ऑफ बहमानी किंग्स। बहमानी किंग्स के ही टाइम पे आर्टिलरी वगैरह का यूज होता था इंडिया में, ऐसा नहीं था कि इसको इंग्लिश लेकर के आए थे इंडिया में। और थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? टोबैको और रेड चिलीज का इंट्रोडक्शन इंडिया में किसके द्वारा हुआ था? तो पोर्तुगीज द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं। तो यहाँ से थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हुआ। ठीक, समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? तीन स्टेटमेंट दे दिया है, पूछ रहा है इनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का प्रिंसिपल फीचर कौन सा था। फिर पूछा क्या? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको और क्या कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, इसको और क्या कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी। इसके प्रिंसिपल फीचर पूछ लिया, तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट दिया क्या हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। हाँ, जो 1919 में इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी, उसका ये प्रिंसिपल फीचर था।
डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक। सेकंड क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये गलत है, क्योंकि 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें ही मुस्लिम्स को सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया गया था, ठीक है। 1919 में नहीं बल्कि 1909 में। 1909 को क्या कहते हैं बताइए, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। तो ये जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आया था उसमें ही मुस्लिम्स को सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया गया था, ठीक। तो सेकंड हमारा नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, यहाँ से 2 एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट होगा, हमें पता है। थर्ड देख लेते हैं हम, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। ये भी एक प्रिंसिपल फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक। देखते हैं, देखो सी। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस नोन एज डायरकी। ये ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, कि उसमें डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक। कहाँ पे, इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी। By demarcating and separating central and provincial subjects, it relaxed the central control over the provinces. It introduced bicameralism and direct election in the country. ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इलेक्शन भी इससे आया था और बाइकैमरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था। द डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस वाज डन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक। तो यहाँ से समझ में आया ना कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट कैसे सही था, ये दोनों। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है वहाँ पे डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी 1919 के एक्ट से। और दूसरा क्या हुआ था, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू द प्रोविंसेस, ये भी हुआ था, ठीक। अब देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट क्यों है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, अभी पीछे बताया ना कि 1909 में जो एक्ट था जिसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहते हैं, उसने सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। मतलब कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी सकता है, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, लॉर्ड मिंटो। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन। कह रहा है अभी प्रेजेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस स्कीम पे बेस्ड है। ऑप्शन दिया हुआ है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909, मॉन्टेस्क्यू केम्सफोर्ड 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। बताइए। देखो, ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। मतलब हमारा आंसर सी होगा, ठीक। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट में कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या है देखते हैं। डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड प्रोविंसेस, यहाँ लिखा हुआ है कैसे, जो तीनों लिस्ट बना करके, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और फेडरल लिस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक। आगे क्या है, एबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंसेस में जो डायरकी वगैरह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उसको खत्म कर दिया गया और क्या इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई। इंट्रोडक्शन बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। उस टाइम में 11 प्रोविंस टोटल थे जिसमें से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरलिज्म का मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों, ठीक है। तो उस टाइम पे 11 प्रोविंसेस थे जिसमें से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। फर्दर एक्सटेंडेड, ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको और एक्सटेंड कर दिया गया। पहले तो लिमिटेड लोग के पास था ना, अब डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दिया गया, विमेंस, लेबर्स, सबको दिया गया था। किस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और लास्टली क्या था, काउंसिल ऑफ इंडिया, एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। काउंसिल ऑफ इंडिया जो था वो उसको एबॉलिश कर दिया। समझ में आया। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्म्ड। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन हुआ था। व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट्स फॉर्मेशन, ये पूछ लिया कि जो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पे बना था वो क्यों बना था, उसका क्या रीज़न था, उसके फॉर्मेशन के पीछे क्या रीज़न था। तो देखो, आईएनसी क्या थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी, ठीक है। आईएनसी ने ही नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का इस्टेब्लिशमेंट किया, फॉर्मेशन किया, जिससे यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर्स थे वो आकर के वर्क करें, क्योंकि आईएनसी एक पॉलिटिकल बॉडी था, ये नहीं चाहता था कि सोशल बॉडी भी इसमें मर्ज हो। तो समझ में आया, आईएनसी एक पॉलिटिकल बॉडी था, पॉलिटिकल बॉडी, ठीक है। ये नहीं चाहता था कि सोशल बॉडी भी इसमें आकर के मर्ज हो और काम जो है पूरा, मतलब सब एक ही में हो जाएंगे तो काम में भी दिक्कत होगा ना, इसीलिए आईएनसी ने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन किया, जिसमें सोशल बॉडी, सोशल रिफॉर्मर्स वगैरह आकर के वर्क करें। तो आइए देखते हैं अब स्टेटमेंट्स को। पहला क्या कह रहा है, different social reform groups or organization of Bengal region united to form a single body to discuss the issues of larger interest and to prepare appropriate petition representation to the government। नहीं, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मेशन का ये मेन रीजन था ही नहीं। दूसरा देखते हैं, आईएनसी डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स डेलिबरेशन एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ सेपरेट बॉडी फॉर सच पर्पस। ये सही है, आईएनसी जो कि एक पॉलिटिकल बॉडी थी तो वो नहीं चाहती थी कि सोशल बॉडी भी उससे इंडल्ज हो और दोनों काम में, मतलब दोनों काम एक साथ ही होगा तो बहुत दिक्कत होगी ना, नहीं चाहती थी कि इस पर्पस के लिए सोशल बॉडी भी आईएनसी से मर्ज हो, इसीलिए आईएनसी ने एक सेपरेट बॉडी बनाने का सोचा और बाद में चल करके मतलब नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने फॉर्मेशन भी किया, ठीक। तो बी आंसर होगा। देखो समझ में आया, सॉल्यूशन देखते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1887 में। इट वॉज फॉर्म्ड बाई एम.जी. रानाडे एंड रघुनाथ राव इन मद्रास। एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव कौन थे, सोशल रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स ही हैं, ठीक है। तो एम.जी. रानाडे और रघुनाथ राव ने मिल करके इस बॉडी का फॉर्मेशन किया था। इट इज सेपरेट सोशल रिफॉर्म ऑर्गन ऑफ द आईएनसी, आईएनसी का ही ये पार्ट था, ऑर्गन था, बट ये सोशल रिफॉर्म ऑर्गन था, ठीक। एडवोकेट इंटरकास्ट मैरिज, अपोज्ड पॉलीगैमी, कुलिनिज्म, मतलब कि सोशल जो भी प्रॉब्लम्स थी जैसे इंटरकास्ट मैरिज, पॉलीगैमी, कुलिनिज्म, इन सबको ये अपोज किया करता था। मतलब इस बॉडी का यही काम ही था कि जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है उनसे डील करना। इस बॉडी ने क्या लॉन्च किया था, प्लेज मूवमेंट टू प्लेज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, मतलब मेनली ये किस पे काम किया था, चाइल्ड मैरिज पे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस था ये एक आईएनसी का ही पार्ट था, बट ये क्या था, सोशल बॉडी था, ठीक है, सोशल रिफॉर्म बॉडी था, और आईएनसी एक पॉलिटिकल बॉडी था, ठीक। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज। ये कह रहा है ब्रह्मो समाज के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दे रखा है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा, सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। ब्रह्मो समाज से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आइए एक एक करके देखते हैं। इट अपोज्ड आइडियोलेट्री, आइडियोलेट्री का मतलब क्या होता है, मूर्ति पूजा वगैरह, मूर्ति पूजा, हाँ। ब्रह्म समाज ने आइडियोलेट्री को अपोज किया था, ठीक। फर्स्ट हमारा सही होगा, यहाँ से एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ठीक। दूसरा देखते हैं, इट डिनाइड नीड फॉर प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। ये भी सही है, ये जो क्लासेस वगैरह थे मतलब प्रिस्टली क्लास को इन्होंने डिनाई कर दिया था। ऐसा नहीं है, इनका ये मानना था कि ऐसा नहीं है कि रिलीजियस क्लास रिलीजियस टेक्स्ट को सिर्फ प्रिस्टली क्लास ही इंटरप्रेट कर पाएंगे, कोई भी क्लास जिसको आता है वो रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक। तो ये भी सही था, सेकंड भी सही था, मतलब यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। अब थर्ड देखते हैं, इट पॉपुलराइज्ड डॉक्ट्रिन दैट द वेदास आर इनफैलिएबल, गलत है। ये कभी भी वेदास को इनफैलिएबल नहीं बताए थे, इनका ऐसा कोई डॉक्ट्रिन था ही नहीं, तो थर्ड नहीं होगा। आंसर हमारा बी। समझ में आया, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज का फॉर्मेशन किया था। याद रखिएगा, ब्रह्मो समाज को कौन फाउंड किया था, राजा राम मोहन राय। कब किए थे, 1828 में। फॉर्मरली कॉल्ड ब्रह्मो सभा। लेटर, देवेंद्र नाथ टैगोर ज्वाइंड द ब्रह्मो समाज इन 1842। ब्रह्मो समाज वेहेमेंटली ऑपोज्ड आइडियोलेट्री और आइडल वर्शिप,
ठीक है। आइडोलेट्री और आइडल वर्शिप को ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो सभा जो भी आप कहेंगे वो अपोज किया करता था, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चीफ एम ऑफ ब्रह्मो समाज वॉज द वर्शिप ऑफ द इटर्नल गॉड, मतलब कि अंदर जो मन से होता है उनके वर्शिप, मतलब जो होता है ना कि आत्मा मन भगवान की पूजा करना, ऐसा बाहरी दिखाना नहीं, आइडल वर्शिप वगैरह नहीं। इट वॉज अगेंस्ट अ प्रिस्टहुड रिचुअल सेक्रीफाइसेस, इन सबके अगेंस्ट थे। ठीक, ब्रह्मो समाज प्रिस्टहुड रिचुअल सेक्रीफाइसेस इन सबके अगेंस्ट हुआ करते थे। थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि ब्रह्मो समाज स्प्रेड द रिलीजियस ट्रीजर एंड टीचिंग ऑफ वेदास बट नेवर क्लेम दैट वेदास आर इनफेलिएबल। वेदास की टीचिंग वगैरह को वो स्प्रेड किए थे, ठीक है, लोगों तक वो पहुंचाए थे, ना कि कभी भी इन्होंने वेदास को इनफेलिएबल क्लेम नहीं किया था। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। राउलेट एक्ट एम्ड एट, राउलेट एक्ट का एम पूछ लिया। राउलेट एक्ट क्यों आया था, आप बताइए। राउलेट एक्ट क्यों आया था? ये ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में लाया हुआ एक एक्ट था। इनका क्या एम था, जहाँ पर भी लोग मान लो इकट्ठा होकर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे रैली वगैरह निकाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो डायरेक्टली बिना किसी ट्रायल के पर्सन को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए। ये था राउलेट एक्ट का मेन एम। समझ में है? मतलब कि कहीं पर भी अगर किसी को लग रहा है कि कोई भी इंडियन पर्सन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी काम करने की कोशिश कर रहा है, जर्नलिस्ट के थ्रू या रैली वगैरह के थ्रू, तो डायरेक्टली उसको पकड़ करके बिना किसी ट्रायल के जेल में 2 साल तक के लिए डाल दिया जाए। ये मेन एम था। तो आइए अब देखते हैं ऑप्शंस को। कंपलसरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉरफेयर टू वॉर एफर्ट्स, नहीं। इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल, हाँ। इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल वायल के उठा करके जेल में डाल दो, यही है हमारा। देखो राउलेट एक्ट का एम समझ में आया? देखो फर्स्ट इनकरेक्ट है, ड्रेन ऑन द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ कैश काइंड और लोन टू द गवर्नमेंट, to the British government came to about 367 million pounds during World War First. Rowlatt Act had no relation with draining Indian economy. इंडियन इकोनॉमी का ड्रेन करने से कोई रिलेशन नहीं रहा राउलेट एक्ट का। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, राउलेट एक्ट को और क्या कहा जाता है ये याद रखिएगा, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट gives the notorious power to imprison activists without trial। जो एक्टिविस्ट्स हैं, जो एक्टिव हो रहे हैं पर्सन ब्रिटेन के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनको बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक के लिए जेल में डाल दिया जाए। इवन पोजीशन ऑफ सेडिशन न्यूज़पेपर इज एडिक्वेट एविडेंस ऑफ गिल्ट। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि राउलेट एक्ट का मेन एम क्या था, जहाँ पर भी एक्टिविस्ट दिख रहे हैं, जहाँ पे लोग एक्टिव दिख रहे हैं, ब्रिटेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे बिना किसी ट्रायल वगैरह के पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए और इम्प्रिजन कर लिया जाए। कब तक? 2 साल के लिए। ठीक, समझ में आए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री बिकॉज, ये कह रहा है आईएनसी का जो सेशन हुआ था 1929 में, कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। वो इम्पॉर्टेंट क्यों था, ये पूछा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज आर करेक्ट, वो क्यों इम्पॉर्टेंट था? सबसे पहला ये ध्यान रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई थी? मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। इसमें इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, इसको 2 लोग अपोज किए थे, कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये दोनों लोग अपोज किए थे डोमिनियन स्टेटस के डिमांड को। ये लोग क्या कहे थे? फुल स्टेटस चाहिए, ठीक है, फुल इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस। तो ये जो लाहौर सेशन हुआ था आईएनसी का 1929 में, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट 1929 के आईएनसी सेशन का यही पॉइंट ही है कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। तो आइए देखते हैं। कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हाँ अभी हमने देख लिया, तो ये होगा, यहाँ से ये दोनों एलिमिनेट हो गया। ठीक, सेकंड क्या है? रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट वाज रिजॉल्व्ड इन दैट सेशन, नहीं ये इसमें नहीं होता है, तो काफ़ी पहले ही हो गया था। रिजोल्यूशन वॉज पास्ड रिजेक्टिंग द 2 नेशन थियोरी इन दैट सेशन, गलत है, इन सबसे इसका कनेक्शन नहीं, ए आंसर होगा। देखो पूर्ण स्वराज
कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई थी लाहौर सेशन 1929 में। सेकंड गलत है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो हुआ कब था? 1907 में। और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कब हुआ था? 1916 में। और ये 1929 की बात पूछा है, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था, मतलब दोनों जब अलग अलग हो गए थे, तो कब हुआ था? सूरत सेशन 1907 में, ठीक है। और स्प्लिट खत्म कब हुआ था? लखनऊ सेशन 1916 में, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड एन अनडिवाइडेड इंडिया एंड रिजेक्टेड डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग। लाहौर सेशन में नहीं, बल्कि कैबिनेट मिशन जो था उसने जो अनडिवाइडेड इंडिया मतलब कि डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वगैरह जो था वो उसका जो रिकमेंडेशन था उसको रिजेक्ट किया था, ठीक। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस इन 1939 बिकॉज 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्री 7 प्रोविंसेस में रिजाइन कर दी थी, उसके पीछे का रीजन पूछा है। देखो, स्टैटिक पोर्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तो ब्रिटेन गवर्नमेंट इंडियंस से बिना पूछे ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पूरा साथ पूरा सपोर्ट देंगे ब्रिटेन को, ठीक। इस बात से आईएनसी के जो मिनिस्टर्स थे उन्हें बहुत दिक्कत हुई। मतलब उनका ऐसा मानना था कि बिना हमसे बात किए, बिना हमारा व्यू लिए डायरेक्टली ब्रिटेन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता। ये रीज़न था कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने 1939 में 7 प्रोविंसेस से रिज़ाइन दे दिया। तो ये देखते हैं, कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन अदर 4 प्रोविंसेस, गलत। Emergence of left wing in the Congress made the working of the ministries impossible, गलत। They were widespread communal disturbances in their provinces, गलत। तो हमारा आंसर डी होगा, नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी आर करेक्ट। क्योंकि मेन एम क्या था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटेन गवर्नमेंट बिना इंडियंस के परमिशन के ही ये डिक्लेयर कर दिए थे कि इंडियंस ब्रिटेन का साथ देंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। ये चीज़ें बहुत सारे कांग्रेस मिनिस्टर्स को नहीं अच्छी लगी थी, इसीलिए वो 7 प्रोविंसेस 1939 में 7 प्रोविंसेस में रिजाइन दे दिए थे। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आंसर सही है ना, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या कह रहा है? कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन द अर्ली 1937 इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबलीज वर हेल्ड एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म्ड इन, कहाँ कहाँ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड हुई थी जब 1937 में इलेक्शन हुआ था? बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा, असम, NWFP। 1937 में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कहाँ कहाँ बनी ये स्टेट्स दे रखा है, ठीक। किस किस प्रोविंसेस में बनी ये दे रखा है। फिर 1939 में क्या हुआ? इंटरनल स्ट्राइव्स, opportunism and hunger for power had started surfacing among congressmen, yet there was able to utilize the council work to their advantage to a great extent and ruled for 28 months। रेजिग्नेशन क्यों दिए थे 1939 में? अब ये देखते हैं। 1937 में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज किस किस प्रोविंसेस में फॉर्म्ड हुई ये हमने देख लिया। अब 1939 में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रेजिग्नेशन दे दिया? कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट बिकॉज ऑफ देन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो एक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी बेलिग्रियंट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड विदाउट इवन कंसल्टिंग द इंडियन पीपल। आप समझ में आया ना? यही तो मैंने पीछे बताया कि बिना इंडियंस से बात किए, बिना इंडियंस के कंसल्ट किए जो जो वायसराय थे उस टाइम पे, लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने क्या किया? डिक्लेयर कर दिया कि इंडियंस वर्क करेंगे, ठीक है। मतलब इंडियंस हेल्प करेंगे, ब्रिटिशर्स की हेल्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड में करेंगे। ये मेन रीजन था कि कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ये क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये कह रहा है इसमें से कौन सी पार्टीज डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। तो आइए देखते हैं। द पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया, ये गलत है। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा नहीं एस्टेब्लिश किया गया था। ये तुलसीदास जाधव और केशव राव जी द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। केशव राव जी द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक। तो फर्स्ट यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड क्या है? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, हाँ। द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, हाँ। ये दोनों BR अम्बेडकर जी द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। देखो
द पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1947। कब फाउंड हुआ था? 1947 में। द पार्टी वॉज फाउंडेड इन महाराष्ट्र। किसके द्वारा? बाय तुलसीदास जाधव, केशवराव जीधे एंड अदर्स। ठीक, सेकंड थर्ड करेक्ट है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये दोनों बी आर अम्बेडकर जी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? Mahatma Gandhi undertook fast unto death in 1932 mainly because, देखो 1932 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने जो होता भूख हड़ताल पे वो बैठ गया। क्या हुआ? महात्मा गांधी ने ऐसा कहा कि अब जब तक मैं मर नहीं जाता हूँ मैं खाना पानी कुछ नहीं खाऊंगा। फास्ट पे ये बैठ गए। क्या रीजन था? क्यों आखिर महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठे? ये क्वेश्चन ये पूछा है। देखो, कम्युनल अवार्ड, रामसय मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड को अनाउंस कर दिया था। ये मेन रीज़न था कि महात्मा गांधी ने फास्ट अनटू डेथ चूज कर लिया था 1932 में। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि कुछ भी ऐसा हो जिससे भारत का बंटवारा हो, बाइफर्केशन हो, क्योंकि उन्हें पता था कम्युनल अवार्ड देने का मतलब धीरे धीरे करके बाइफर्केशन होगा, सेपरेशन, इंडिया जो थी उसका सेपरेशन होगा कम्युनल अवार्ड के थ्रू। तो रामसाय मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था। यही रीज़न था कि महात्मा गांधी फास्ट अनटू डेथ चूज किए थे। देखो, कम्युनल अवार्ड 1932। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन रामसाय मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932 टू परस्यू द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अभी मैंने पीछे बताया ना, डिवाइड एंड रूल ये ब्रिटिश पॉलिसी था, यही रीज़न ही था, इसी वजह से कम्युनल अवार्ड लाया ही गया था। Communal award recognized depressed classes as minorities and provided them separate electorate। अभी तक क्या था? मुस्लिम्स वगैरह को दिया गया था, बट 1932 में कम्युनल अवार्ड डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दिया गया। मतलब कि अब हिंदू के अंदर भी घुस करके ये डिप्रेस्ड क्लासेस को भी कम्युनल अवार्ड देने लगे, यहाँ डिक्लेयर कर लिए थे। अर्ली द ब्रिटिश हैड ऑलरेडी गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड सिख्स। वही ना कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स इन लोगों को ऑलरेडी सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, बट अब क्या हुआ 1932 में ये डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब हिंदू के अंदर भी घुस करके वहाँ पर भी बाइफर्केशन का पूरा सीन क्रिएट कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, यही मेन रीज़न था कि महात्मा गांधी ने फास्ट अनटू डेथ 1932 में चूज़ किया। समझ में आया? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2012 में जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे मॉडर्न हिस्ट्री से वो हमने कवर कर लिया। अब हम 2013 के क्वेश्चंस को देखते हैं। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, ये कह रहा है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किससे रिलेटेड है? देखो क्या हुआ था, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इंडिया में क्या लाया था कि इंडियन जजेस जो हैं, इंडियन मजिस्ट्रेट, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के केसेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी यूरोपियंस के केसेस या कोई भी ब्रिटिशर्स के केसेस आ गए तो इंडियन मजिस्ट्रेट उसको सॉल्व नहीं करेंगे, और यूरोपियन मजिस्ट्रेट सारे केसेस को ट्रायल करेंगे, वो इंडियंस के आए हुए हों या फिर यूरोपियंस के आए हुए हों। ठीक है, तो इसको ये ब्रिटेन गवर्नमेंट ले आया था इंडिया में। इसको इंडियंस ने बहुत अपोज किया कि आखिर क्यों इंडियन मजिस्ट्रेट सिर्फ इंडियंस के ही केसेस को क्यों ट्रायल करेंगे, और यूरोपियंस के पास दोनों को लेकर के पावर है, इंडियंस और यूरोपियंस दोनों का केसेस ये ट्रायल कर सकते थे। तो इसको लेकर के इंडियंस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुए और बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट हुए। तो बाद में जाकर के इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आई, जिसमें ये जो पावर था इसको मतलब ये जो डिफरेंस था इसको ख़त्म किया गया। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके स्टेटमेंट। इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन टू कैरी आर्म्स बाय द इंडियंस, नहीं, ये वर्नैकुलर एक्ट था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आर्म्स वगैरह से रिलेटेड कौन सा एक्ट था? वर्नैकुलर एक्ट। इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेज, ये भी नहीं था। रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। देखा, अभी समझ में आया ना? अभी मैंने बताया इंडियन मजिस्ट्रेट को मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या कहा था, इंडियन मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो सिर्फ इंडियंस के ही केसेस को ट्रायल कर सकते हैं, वो यूरोपियंस के केसेस के लिए ट्रायल नहीं कर सकते, उसके लिए वो डिस्क्वालीफाइड थे। तो वो डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव किया गया, किससे? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से। देखो, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। फर्स्ट इनकरेक्ट है, इंडियन आर्म्स एक्ट, सॉरी ये इंडियन आर्म्स एक्ट है, यहाँ मैंने गलत की कर दी,
वर्नैकुलर एक्ट ये होगा, ठीक है। देखते हैं। Indian Arms Act imposed restriction and it compelled the Indians to have license to keep, sale or purchase arms. Arms वगैरह से related कौन सा एक्ट था? Indian Arms Act। फिर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया, सॉरी ये मैंने गलती की थी पीछे, मैं बता भी दी हूँ। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट किससे रिलेटेड था? ये रेस्ट्रिक्शंस था ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज में कोई भी न्यूज़पेपर मैगजीन पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। ऐसा किसमें था? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में था। ऑप्शन सी सही है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में आई थी, उसका क्या था? रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। इंडियन मजिस्ट्रेट को जो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कि वो यूरोपियंस के केसेस को ट्रायल वगैरह नहीं करेंगे, वो डिस्क्वालिफिकेशंस को हटाने के लिए इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आई थी, ठीक, समझ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिमांड फॉर तिभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वॉज फॉर। ये कह रहा है कि बंगाल में जो तिभागा पीजेंट मूवमेंट था उसमें क्या डिमांड किया गया था, मतलब वो क्यों था। देखो ये नाम से क्लियर हो रहा है, तिभागा। तिभागा का मतलब 1/3। बंगाल में क्या था? लैंडलॉर्ड, ऐसे मान लो ये लैंड हो गया, ठीक है। इस पे लैंडलॉर्ड का कितना हक था? 1/2, आधा आधा हक था। तो तिभागा पीजेंट मूवमेंट में पीजेंट ने क्या डिमांड किया था कि अब लैंडलॉर्ड्स का 1/2 नहीं बल्कि लैंड का 1/3, ठीक है, 1/3 बस राइट लैंडलॉर्ड्स का होगा। तिभागा 1/3। देखते हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। 1/2 पहले लेते थे, मतलब मान लो यहाँ पे जितना ये एरिया है इसमें जितना क्रॉप्स हुआ उसका 1/2 पहले राइट किसका था? लैंडलॉर्ड्स का था। तो तिभागा पीजेंट मूवमेंट में क्या डिमांड किया गया कि अब 1/2 नहीं बल्कि 1/3 होगा लैंडलॉर्ड्स का, ठीक। ये स्टेटमेंट सही है। देखो तिभागा पीजेंट मूवमेंट कब हुआ था? ये बंगाल में हुआ था, और हुआ कब था? 1946 में। इन बंगाल डिमांडेड द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस टू 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। पहले 1/2 जो था वो अब कम करके 1/3 ऑफ प्रोड्यूस बस लैंडलॉर्ड्स का होगा। यही था क्या? तिभागा पीजेंट मूवमेंट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीपल ऑफ इंडिया एगिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज। ये कह रहा है, देखो स्टैटिक क्वेश्चन में देखा ही होगा आपने, जब साइमन कमीशन आई तो इंडियंस इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, कोई साइमन कमीशन को सपोर्ट नहीं किया था। क्यों नहीं सपोर्ट किया था? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियंस नहीं थे, ठीक है। आया कब था? 1927 में आया था साइमन कमीशन, ठीक है, 1927 में आया था। देखो 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी, इसको रिव्यू करने के लिए 10 साल बाद 1929 में साइमन कमीशन आने वाला था, बट 8 साल में ही ये आ गया था, 1927 में ही आ गया था, ठीक है, रिव्यू करने के लिए। कौन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ठीक। इसको इंडियंस ने अपोज क्यों किया था? क्योंकि इसमें एक भी मेंबर इंडियंस नहीं थे। इस कमीशन में, साइमन कमीशन में एक भी मेंबर्स इंडियंस नहीं थे, इसीलिए सारे इंडियंस ने इसको अपोज किया था। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इंडियंस नेवर वांटेड द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। ऐसा नहीं है, 1919 का जो काम था, एक्ट था, उसको रिव्यू इंडियंस करवाना चाहते थे, ये नहीं हुआ। साइमन कमीशन रिकमेंडेड एबॉलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस, नहीं, इस वजह से इंडियंस उसके अगेंस्ट नहीं थे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है? देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। हाँ, साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे, यही मेन रीजन था कि इंडियंस ने साइमन कमीशन को अपोज किया। देखो देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, ठीक। कब आया था? 1927 में। जो पीछे बताया वो ये सब दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू। क्विट इंडिया मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में लॉन्च हुआ था? तो क्रिप्स प्रपोजल के रिस्पॉन्स में। देखो सबसे पहले देखते हैं क्रिप्स प्रपोजल क्यों आया। ब्रिटेन गवर्नमेंट ये प्रपोजल इंडिया में भेजी थी, ठीक है, किसके अंडर में? सर स्टेफर्ड क्रिप्स के अंडर में। इनका क्या था कि ये इंडियंस को मना सके, जिससे इंडियंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिशर्स की हेल्प करें, ठीक है, इसलिए क्रिप्स प्रपोजल इंडिया में आया था। अब ये आया, फिर इंडियंस पूरा मतलब अग्रेसिव हो गए और वो श्योर हो गए कि अब एनी हाउ ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाना है।
इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट लाया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट का मेन एम क्या था? टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में आया था? क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल जैसे आया वैसे इंडियंस और अग्रेसिव हो गए और वो पूरा श्योर हो गए कि अब एनी हाउ ब्रिटिश रूल को इंडिया में खत्म करना ही करना है। ठीक है, देखो क्रिप्स प्रपोजल। फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन टू रिजोल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक मेड इट clear to the nationalists that any silence would amount to accepting the right of the British to decide the fate of Indians without consulting them. Quit India movement was launched in response to Mahatma Gandhi's national call for satyagrah. ठीक, समझ में आया? Quit India movement resolution was ratified at Congress meeting at ग्वालिया टैंक बॉम्बे ऑन अगस्त 8, 1942। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कहा है? एनी बेसेंट वॉज, एनी बेसेंट से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दे दिया। आगे क्या पूछ रहा है? सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, यूज द कोड्स गिवन बिलो। एनी बेसेंट से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दे दिया, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट, हाँ होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एनी बेसेंट, तो फर्स्ट सही है, यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सेकेंड क्या है? फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, गलत। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर नहीं है। ठीक है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन है? मैडमे HP ब्लवाट्स्की। ठीक है, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। सेकंड नहीं होगा, मतलब ये हो गया। अब थर्ड हम देख लेते हैं। वंस द प्रेसिडेंट ऑफ INC, हाँ एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बारी प्रेसिडेंट रह चुकी है, तो हमारा आंसर सी होगा। देखो फर्स्ट सही है। एनी बेसेंट फाउट फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट, सेकुलरिज्म, विमेंस राइट, बर्थ कंट्रोल, वर्कर्स राइट, फैबियन सोशलिज्म। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए एनी बेसेंट लड़ी थी। ठीक, सेकंड इनकरेक्ट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंड किसके द्वारा हुआ था? मैडम HP ब्लवाट्स्की और कॉलोनल ओलकोट। ठीक है, इन न्यूयॉर्क इन 1875। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर एनी बेसेंट नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। एनी बेसेंट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC इन कलकत्ता सेशन 1917। 1917 में INC की प्रेसिडेंट एनी बेसेंट रह चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था तो उसमें मेंबर्स, प्रोविंसेस से मेंबर्स कैसे आए थे? तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर्स इलेक्ट हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स प्रोविंसेस से कैसे आते हैं? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर्स इलेक्ट हुए थे। ये दिया हुआ ना, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया पहली बार कौन लाया था? MN रॉय जी सामने लाए थे। ठीक, INC उसके बाद मतलब फॉर्मली रिक्वेस्ट की थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। वोटिंग हुआ था, कैसे इलेक्ट होकर के आए थे ये ध्यान दीजिएगा। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर्स इलेक्ट होकर के आए थे। और वोटिंग कैसी हुई थी? वोटिंग वाज टू बी बाय मेथड ऑफ PR, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सारी चीज़ ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो इलेक्शन होकर के आए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर्स इलेक्ट हुए थे। वोटिंग कैसे? वोटिंग का मेथड क्या था? PR मेथड था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, मतलब कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मीन्स से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 2013 के भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 2014 के क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट वाज वर द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858। देखो हमें पता है 1857 में क्या हुआ था? रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, जिसके बाद 1858 में क्वीन विक्टोरिया का एक प्रोक्लेमेशन आया था, जिसके अंडर में क्या हुआ था? जो कंपनी रूल था उसको ख़त्म कर दिया गया था, कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया गया था और यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्वीन विक्टोरिया ने जो 1858 में प्रोक्लेमेशन लाया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? देखते हैं क्या था। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स द इंडियन स्टेट। हाँ,
क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन का मेन एम यही था, मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो ये चीज़ बताएं इंडियंस को कि ब्रिटेन गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी मूड नहीं है कि वो इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करे, कोई भी इंटेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब कि क्वीन विक्टोरिया ये चाहती थी कि इंडियंस ये चीज़ माने, ये चीज़ समझें कि ब्रिटेन गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करे। तो फर्स्ट सही है, इसका मतलब इसमें फर्स्ट नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक। दूसरा देखते हैं, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। अभी हमने बताया कि कंपनी रूल खत्म कर दिया गया था और डायरेक्टली क्राउन रूल आ गया था, तो ये सही बात है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश क्राउन के अंडर में लाना, ये क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन का ऑब्जेक्टिव था, तो सेकेंड भी होगा, ठीक है। यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड देखते हैं, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया। नहीं, ये तो 1813 से ही चला आ रहा है ना, कंपनी के ट्रेड को रेगुलेट करना ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। 1858 का ये ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, 1858 में जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन आया था उसमें ये ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, तो थर्ड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा। आंसर क्या हुआ हमारा? ए, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो, ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रोक्लेमेशन वॉज रीड आउट बाय लॉर्ड कैनिंग एट दरबार हेल्ड ऑन 1 नवंबर 1858। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ये जो प्रोक्लेमेशन था क्वीन विक्टोरिया का, वो किसके द्वारा पढ़ा गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, इलाहाबाद में। कब? 1 नवंबर 1858 को। इससे क्या हुआ? कंपनी के रूल को एंड कर दिया गया और क्राउन रूल डायरेक्टली आ गया, ठीक। अकॉर्डिंग टू प्रोक्लेमेशन लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसराय। पहले वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द प्रोक्लेमेशन पुट एन एंड टू द एरा ऑफ फर्दर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब ये हो गया था कि जो टेरिटरी ऑक्यूपाई वगैरह ब्रिटिश अभी तक कर रहे थे वो नहीं होगा। तो यहाँ से पहला समझ में आया ना कि मतलब अब ब्रिटेन गवर्नमेंट कोई भी टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे इंडिया में, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 एम्ड एट एंडिंग द रूल ऑफ कंपनी एंड ट्रांसफरिंग ऑल द पावर्स टू द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट। 1857 रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ था? क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में ये था कि अब यहाँ से कंपनी रूल खत्म होगी और सारा पावर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ब्रिटिश क्राउन के पास ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। इट ऑल्सो प्रोमिस्ड नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस अफेयर्स। यहाँ पे ये भी प्रॉमिस किए थे, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन में ये भी प्रॉमिस था कि इंडिया में जो भी रिलीजियस अफेयर होगा उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ब्रिटेन सरकार का नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन इज एम्ड एट इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर इंडियन गवर्नमेंट। क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन में इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल था ये सारी चीज़ों पे था, कंपनी को रेगुलेट वगैरह करने से रिलेटेड इसमें कोई पॉइंट था ही नहीं। तो समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसको देखते हैं क्या कह रहा है। पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल। देखो हमें पता है 1903 में पार्टीशन, बंगाल के पार्टीशन की बात शुरू की गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1903 में बंगाल के पार्टीशन की बात शुरू की गई थी और फाइनली 1905 में जाकर के बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया। किस बेसिस पे? कि बंगाल जो एरिया है वो बहुत बड़ा हो जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए उसको पार्टीशन, मतलब उसका पार्टीशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। जब पार्टीशन हो गया तो मॉडरेट इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हुए, ठीक है। मॉडरेट्स इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हुए और बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्शन लेने की भी कोशिश की और फाइनली 1911 में जब किंग जॉर्ज 5 इंडिया में आए, दिल्ली में आए, तब जाकर के ये जो बंगाल का पार्टीशन था वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। तो ध्यान दीजिएगा 1903 में बात शुरू हुई थी, 1905 में फाइनली बंगाल का पार्टीशन हो गया था। किस बेसिस पे? कि वो एरिया के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन करना वहाँ पे आसान नहीं है, इसलिए उसको डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। इसका अगेंस्ट अपोज कौन किया था? मॉडरेट्स इसके बहुत ज़्यादा अपोज थे, ठीक। मॉडरेट्स ने अपोज किया और फाइनली 1911 में जब किंग जॉर्ज 5 इंडिया आए तो ये बंगाल का पार्टीशन जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। देखो, किंग जॉर्ज 5 एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एज द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। द डिसीजन टू डिवाइड बंगाल वॉज मेड पब्लिक बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1903। 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इसको पब्लिक कर दिया गया था और फाइनली 1905 में बंगाल का डिवीज़न हो भी गया था। रीज़न क्या दिया गया था ब्रिटिश द्वारा? बंगाल आर टू बिग टू बी एडमिनिस्टर्ड एंड दिस डिवीजन ऑफ बंगाल इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बंगाल वुड डेवलप असम। मॉडरेट्स इसको बहुत ज़्यादा अपोज किए थे और बहुत सारा एंटी पार्टीशन कैंपेन वगैरह भी इन्होंने स्टार्ट किया था। कुछ मॉडरेट लीडर जैसे कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, के मित्र, पृथ्वी चंद्र रॉय एक्सेट्रा, ठीक है।
न्यूज़पेपर था उस टाइम का, हितवादी, संजीवानी, इन सब में बहुत सारे एंटी पार्टिसिपेशन कैंपेन से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह ये लोग प्रिंट किए थे। कौन? मॉडरेट्स। ठीक। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनल्ड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ रॉयल मैजेस्टीज जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मैरी टू इंडिया। जब जॉर्ज फाइव इंडिया में आए उस टाइम पे ये जो पार्टीशन था बंगाल का उसको अनल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कर रहे हैं देखते हैं। गदर। गदर वॉज ए, ये पूछ रहा है कि गदर जो है वो क्या था। गदर इंडियंस का एक रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन था जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, ये सब फैक्चुअल है, डायरेक्टली आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गदर इंडियंस का रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन था विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। देखो, गदर पार्टी वॉज अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड ऑन वीकली न्यूज़पेपर द गदर। गदर पार्टी किस पे बेस्ड, मतलब कहाँ से ये इन्फ्लुएंस लिया था? जो वीकली न्यूज़पेपर था द गदर, उसी के बेसिस पे ये रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बना था। विच हैड ब्रांचेस इन द फार ईस्ट एंड अलोंग द यूएस कोस्ट इन एडिशन टू इट्स सैन फ्रांसिस्को। तो बस इतना याद रखिएगा, ये रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, इंडियंस का रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। 1929 session of INC is on significance in the history of freedom movement because 1929 में INC का सेशन कहाँ हुआ था? अभी पीछे हमने डिस्कस किया है, इससे पहले वाले साल में लाहौर में। इसमें क्या फेमस था? पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पीछे। ठीक है, वही कि उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज गोल ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का मेन गोल क्या हो गया? अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज। देखो, ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस इन कलकत्ता सेशन 1906। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, और ये पूर्ण स्वराज की बात किया है, पूर्ण स्वराज। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड एज मेन गोल ऑफ कांग्रेस इन द लाहौर सेशन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक, समझ में आया? तब समझ में आ गया ना, 1929 का जो लाहौर सेशन था INC का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग को क्लियर भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडक्लिफ कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू, कितना आसान क्वेश्चन है। रेडक्लिफ कमेटी किस लिए अपॉइंट हुई थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्रीज को डेलिमेट करने के लिए। देखो, इन द इवेंट ऑफ पार्टीशन, जब पार्टीशन हो गया, बाउंड्री कमीशन लेड बाय सर सिरिल रेडक्लिफ वाज एस्टेब्लिश्ड विच वाज टू डेलिमेट बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बाउंड्री कमीशन, बस इतना याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री को डेलिमेट करने के लिए कौन सी कमेटी आई थी? रेडक्लिफ कमेटी। रेडक्लिफ कमेटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 2014 का भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 2015 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है,